टीचर ने बच्ची को एक कुर्सी पर बिठाया और खुद इसके करीब नीचे बैठ गई और अपने सर को पकड़कर किसी सोच में गुम हो गई। बाकी लोग बारी बारी आगे होकर इन दोनों की तरफ देख रहे थे, मगर किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सब बच्चे और टीचर बस चुपचाप हैरत भरी नजरों से इन दोनों को देख रही थी। इतने में एक टीचर जल्दी से क्लास में पानी के गिलास लेकर आई। इसने पानी जल्दी से इस लड़की को पानी पिलाया और इसके सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटी क्या तुम ठीक हो? लड़की डरी हुई थी, बाथरूम की तरफ देख रही थी। फिर टीचर की मिस नीलम को पानी दिया। मिस नीलम ने इस पर कोई गौर नहीं किया और गहरी सोच में डूबी रही। और टीचर ने जैसे ही मिस नीलम को हाथ लगाकर पूछा, नीलम थोड़ा पानी पी लो, तो मिस नीलम को अचानक से झटका सा लगा और वो बोली, वो लड़की कहाँ है, जल्दी बताओ। जबकि लड़की मिस नीलम के पास ही कुर्सी पर बैठी हुई थी। टीचर ने मिस नीलम को दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, नीलम होश करो, सब ठीक है, और ये देखो लड़की तुम्हारे पास ही है, ये लो पहले थोड़ा सा पानी पियो। टीचर ने अपने हाथों से मिस नीलम को थोड़ा सा पानी पिलाया और पूछा, क्या अब तुम ठीक हो? मिस नीलम ने हाँ में सर हिलाया और उठकर लड़की के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा देखो सब कुछ ठीक है और अब तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसके बाद मिस नीलम ने लड़की को गले लगा लिया और कहा, बस बस अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। इतने में आरफ सर बाहर से स्कूल में आते हुए दिखाई दिए। इनके साथ एक आदमी भी था और आरफ सर ने जब सब टीचर्स और बच्चों को एक जगह जमा होते हुए देखा तो वो सीधे इनके पास आ गए और बोले, क्या हुआ, सब ठीक तो है और आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में सर आरफ की नजर मिस नीलम और इसके गले लगी लड़की ऊपर पड़ी तो सर आरफ बोले, मिस नीलम खैर तो है, क्या हुआ इसे? मिस नीलम ने आसपास खड़े बच्चों की तरफ देखा और सर आरफ की तरफ देखते हुए बोली, सर क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? सर आरफ हैरत से पहले लड़की की और बाद में मिस नीलम की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है तो आप आपस में आकर बात कर सकती हैं। ये कहकर सर आरफ इस आदमी को जो इनके साथ आया था इसको लेकर स्कूल के आपस में चले गए और मिस नीलम ने लड़की बच्चों के साथ क्लास में भेजते हुए कहा, बेटा आप इन लोगों के साथ क्लास में जाओ, मैं अभी सर से मिलकर आती हूँ। इसके बाद मिस नीलम ने एक टीचर मिस रुखसाना को इशारा करते हुए कहा, इन बच्चों को क्लास में ले जाएं और बाकी टीचर्स को कहा, आप सब मेरे साथ चले। इसके बाद मिस नीलम बाकी टीचर्स को लेकर सर आरफ के ऑफिस पे चली गईं और जब मिस नीलम ऑफिस में पहुंची तो सर आरफ एक आदमी को कुछ समझा रहे थे जो इनके साथ आया था। इतने में सर ने मिस नीलम को और बाकी टीचर्स को ऑफिस आते देखा तो उस आदमी से कहा, अच्छा तुम अब जरा बाहर जाकर बैठो, मैं तुमसे दोबारा बात करता हूँ। और वो आदमी बाहर चला गया। इसके बाद सर आरफ ने मिस नीलम से पूछा, आप बताएं आखिर बात क्या है जो आपने मुझे बाहर नहीं बताई? मिस नीलम ने कहा, सर आज तो मुझे यकीन हो गया है कि जो भी बच्चे कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते थे कि इस स्कूल के बाथरूम में कोई चीज है। जो मैंने इस चीज को अपनी आंखों से देखा है वो वाकई में बड़ी भयानक और खौफनाक शक्ल की हवाई चीज है। और आज तो इसने मेरी क्लास की एक लड़की जो बाथरूम के लिए गई थी इसको चोटी से पकड़कर हवा में लटका दिया था। और जब मैंने लड़की की चीखें सुनकर बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो खौफनाक चीज बाथरूम की छत से चिपकी हुई थी और इसने लड़की की चोटी को छत में लगे हुए लोहे के गार्ड से बांध दिया था। वो तो मैंने जल्दी से कलमा पढ़ा और इसकी तरफ फूंक दिया तो वो कहीं गायब हो गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और मुझे पता है कि मैंने डरने के बावजूद इस लड़की को कैसे उतारा था। सर आरफ ये सब सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गए और मिस नीलम की तरफ देखते हुए बोले, मिस नीलम क्या आपको पक्का यकीन है कि आप जैसा बता रही हैं सब कुछ ऐसा ही हुआ था? नीलम ने कहा, जी सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। इतने में दूसरे टीचर ने कहा, जी सर ये सही कह रही है, क्योंकि जब हम सब लोग इनके पास पहुंचे थे तो इन दोनों की हालत बहुत खराब थी। और सर ने बाकी टीचर से पूछा, क्या आप लोगों ने भी इस चीज को देखा था? तो बाकी टीचर्स ने कहा, नहीं सर, हमने देखा तो नहीं, पर नीलम और इस लड़की की हालत देखकर हमें यह जरूर महसूस हो रहा था कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि लड़की और नीलम दोनों ही अपने होश खो बैठे थे। सर आरफ ने कहा, इसका मतलब है सिर्फ नीलम और लड़की ने ही इस चीज को देखा था, लेकिन मुझे तो अब यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी भी कोई चीज इस स्कूल में मौजूद है, जबकि सारा दिन बच्चे यहाँ खेलते कूदते रहते हैं, तो फिर इनको वो चीज क्यों नहीं नजर आती? इतने में मिस नीलम ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में सर आरफ से कहा, मैं जानती हूँ सर, आप यही कहना चाहते हैं ना
کہ یہ سب ہمارا وہم ہو سکتا ہے تو چلے میرے ساتھ، میں آپ کو اس بات کا ثبوت بھی دیتی ہوں۔ کیونکہ جب میں اس لڑکی کی چوٹی گارڈر سے چھڑوا رہی تھی تو وہ بہت مضبوطی سے گارڈر کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے چوٹی کو پکڑ کر کھینچا تھا اور اس کی چوٹی کے بال ٹوٹ گئے تھے اور میں نے لڑکی کو نیچے اتار لیا تھا، لیکن اس لڑکی کے ٹوٹے ہوئے بال اب بھی اس گارڈر سے لپٹے ہوئے ہوں گے، چلے میرے ساتھ، میں دکھاتی ہوں۔ یہ بات کر کے مس نیلم بار باتھ روم کی طرف چلی گئی اور سب مس نیلم کے پیچھے چلنے لگے۔ اور جب مس نیلم نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اوپر چھت کی طرف دیکھا تو واقعی میں لڑکی کے ٹوٹے ہوئے بال، بہت سارے بال گارڈر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ مس نیلم نے فوراً سے سب کو چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیے لڑکی کے بال، جس کو دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے اور سر عارف تو گھبرا کر اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں مس نیلم نے کہا، سر سنبھالیے اپنے آپ کو اور یہ سوچے کہ اس چیز سے کیسے جان چھڑائیں، یہاں تو روز بچے آتے جاتے ہیں اور ایسے میں کسی بھی بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے ورنہ ہمارے اسکول کا نام خراب ہو جائے گا اور اسکول کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑ جائے گا۔ سر عارف اٹھے اور بولے، مس نیلم پہلے تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی ہوائی چیز والی بات پر یقین نہیں کیا تھا، اور دوسرا میں اب کسی بچے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ میں آج ان باتھ روم کو گروا کر دوسری طرف باتھ روم بنواتا ہوں اور اس دیوار کو 10 فٹ تک اونچی کروا دوں گا تاکہ کوئی بھی بچہ اس کھنڈر نما عمارت کی طرف دیکھے بھی نہ اور نہ ہی ادھر جا سکے۔ اور ہاں، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک چوکیدار کا بندوبست کر لیا ہے۔ اور سر عارف نے اسی آدمی کو آواز دی جسے سر عارف اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ آدمی آیا اور اس نے سب ٹیچرز کو سلام کیا اور سر عارف نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا نام خادم ہے اور یہ آج سے ہمارے اسکول کا چوکیدار ہے اور یہ آج سے اسکول میں ہی رہا کرے گا کیونکہ یہ گاؤں سے آیا ہے، اسی وجہ سے اس کی رہائش گاہ بھی اسی اسکول میں ہوگی۔ اس کے بعد سر عارف نے ٹیچر سے کہا، آپ لوگ بچوں کو 3 دن کی چھٹی دے دیں تاکہ اس دوران باتھ روم اور دیوار کا کام مکمل کر سکوں۔ اس کے بعد ٹیچر اور بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور سر عارف نے چوکیدار سے کہا، دیکھو خادم، وہ سامنے اسکول کی کینٹین ہے اور اسے چائے کافی وغیرہ کا سامان پڑا ہے اور جب تم چاہو چائے یا کافی پینا چاہو تو وہ سامان استعمال کر سکتے ہو۔ اب میں کچھ مزدور کو لے کر آتا ہوں اور ایک الیکٹریشین کو بھی لاتا ہوں کیونکہ اس اسکول کے آنگن میں اور باہر گیٹ پر کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی، اسی وجہ سے کچھ لائٹیں بھی لگوا لیتے ہیں تاکہ رات کے وقت بھی تمہیں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ کہہ کر سر عارف وہاں سے چلے گئے اور چوکیدار اسکول کے آنگن میں ٹہلنے لگا اور ٹہلتے ٹہلتے اس عمارت کی دیوار کے پاس جہاں پہنچا اور عمارت کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کو ایک باتھ روم کے دروازے کی زور سے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جا کر دیکھا تو دروازہ ہل رہا تھا۔ اس نے آواز دی، کون ہے اندر؟ لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھولا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید دروازہ ہوا سے بند ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد خادم نے ایک کرسی پکڑی اور اسکول کے آنگن میں لگے ایک درخت کے نیچے رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد پھر سے باتھ روم کا دروازہ دھڑ سے آواز کے ساتھ بند ہوا۔ خادم چونکا اور جلدی سے باتھ روم کے دروازے پر جا کر بولا، کون ہے؟ لیکن پھر سے کوئی نہیں بولا۔ خادم نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا اور واپس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سر عارف ایک الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آئے اور ایک الیکٹریشین کو ساری جگہ جہاں جہاں لائٹیں لگانی تھی ان کو بتایا اور خادم سے کہا، خادم بھائی آپ ان کے ساتھ رہنا، اگر ان کو کوئی مدد چاہیے تو آپ ان کا تعاون کر لینا، میں اب مزدوروں کو لینے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد سر عارف چلے گئے اور الیکٹریشین نے بھی اپنے بیگ سے کچھ اوزار نکالنے اور اپنا کام کرنے لگا اور ساتھ میں خادم بھی اس کا ہیلپر بن گیا۔ کچھ دیر بعد خادم کچن میں گیا اور 2 کپ چائے بنا لایا اور الیکٹریشین کو کہا، بھائی آ جاؤ پہلے چائے پی لو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ اور الیکٹریشین تاریں وغیرہ زمین پر چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ چائے پیتے ہوئے یہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ اچانک سے زمین پر پڑی بجلی کی تاریں خود بخود ہی ایک طرف سے سرکنے لگیں جیسے کوئی تار کو کھینچ رہا ہے۔ الیکٹریشین کی نظر پڑی تو وہ جلدی سے تار کی طرف بڑھا اور تار کو پکڑ کر واپس کھینچنے لگا اور بولا، یار یہ تار کو کون کھینچ رہا ہے؟ خادم نے کہا، کوئی بلی وغیرہ کے پاؤں میں پھنس گئی ہوگی، اسی وجہ سے سرکنے لگی ہوگی۔ اتنے میں سر عارف اپنے ساتھ کچھ مزدور کو لے کر آئے اور ان سب کو کچھ کام سمجھا کر ایک مزدور کے ساتھ واپس جانے لگے۔ الیکٹریشین کو کہا، بھائی شام ہونے سے پہلے لائٹیں لگا کر جلا دینا اور ان مزدوروں نے رات دیر تک کام کرنا ہے۔ اس کے بعد سر چلے گئے اور باقی مزدور ہتھوڑے لے کر باتھ روم کو توڑنے لگے۔
इलेक्ट्रिशियन भी तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर चुका था। इतने में एक मजदूर की छत पर चढ़ा हथौड़े से छत को एक साइड से तोड़ने लगा कि अचानक से साथ वाली इमारत से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। सभी मजदूर अचानक इधर उधर देखने लगे। एक मजदूर बोला, ये आवाज इस खंडर से आई थी। दूसरे मजदूर ने कहा, छोड़ो यार, इस आवाज का कोई जानवर होगा, हमें ये बाथरूम रात होने से पहले तोड़ने हैं, वरना ठेकेदार ने पैसे नहीं देने। इसके बाद सब दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए। शाम हो गई, बाथरूम तकरीबन मुकम्मल टूट चुके थे। बस इनका मलबा उठाया जा रहा था और मजदूर मलबा को उठाकर साथ वाली इमारत के आंगन में फेंकने लगे और कुछ देर बाद तमाम मलबा साथ वाली इमारत में फेंक दिया गया। लेकिन जब मजदूर मलबा से भरी आखिरी कराई फेंक कर वापस आ रहा था तो किसी ने जोरदार थप्पड़ इसकी कमर पर मारा और मजदूर चीखता हुआ स्कूल से कूदा। सारों ने इसकी तरफ देखा तो वो अपनी कमर पे हाथ मल रहा था। इसने कहा, मुझे किसी ने पीछे से कमर पर जोरदार हाथ मारा है। लेकिन बाकी मजदूर इसकी बात पर यकीन न करते हुए हंसने लगे और इसका मजाक बनाते हुए बोले, अरे यार, कभी तुम्हें खंडर से आवाजें आती हैं और कभी तुम्हें कोई थप्पड़ मारता है, तुम घर से नहा कर ये काम पे आया करो। ये बात सुनते ही फिर सब जोर जोर से हंसने लगे और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिशियन ने अपना काम पूरा कर लिया था और सब लाइटें भी जल गई थी। इतने में सर आरिफ, एक आदमी जो कि शायद ठेकेदार था, इसके साथ वापस स्कूल में दाखिल हुए। इनके पीछे 2 ट्रालियां भी आ गईं। एक में शायद रेत और दूसरे में ईंटें और सीमेंट की बोरियां थी। सब मजदूर ने ट्रालियों से सारा सामान उतार लिया और ठेकेदार ने कहा, अब सुबह आकर बाकी काम मुकम्मल करेंगे। आरिफ ने कहा, ठीक है यार, बाथरूम का मलबा कहाँ फेंका है? एक मजदूर ने कहा, साथ वाली इमारत में फेंक दिया है। सर आरिफ ने कहा, यार चलो ठीक है, अब सुबह मुलाकात होगी। फिर इसके बाद सर ने इलेक्ट्रिशियन और ठेकेदार को कुछ पैसे दिए और वो सब चले गए। इसके बाद सर आरिफ ने खादम से कहा, यार मेरी गाड़ी में खाना पड़ा है, मेरे साथ आओ और वो ले लो, अब मैं जा रहा हूँ, सुबह मुलाकात होगी। इसके बाद खादम को खाना पकड़ाकर सर आरिफ चले गए। खादम ने खाना खाया और चाय बनाकर गेट के पास बैठकर पीने लगा। इतने में एक जोरदार धमक की आवाज, जैसे किसी ने काफी सारी ईंटें एक साथ ऊपर से जमीन पर फेंक दी हो। खादम ने बैठे हुए इधर उधर देखा, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आया और वो फिर से चाय पीते हुए कुछ गुनगुनाने लग गया और गेट के पास बैठकर दोबारा देखने लगा। इतने में इसे महसूस हुआ कि कोई कुर्सी को घसीट रहा है। इसने जब इसकी तरफ देखा तो एक कुर्सी जिसको कोई घसीट रहा है इसकी तरफ आ रही थी, जिस पर कोई ड्रोनी सी औरत बैठी हुई थी। इसको देखकर चाय का कप इसके हाथ से छूट गया। इसने जल्दी से नीचे गिरे हुए कप की तरफ देखकर वापस इस औरत की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था और कुर्सी भी नहीं थी। इसने एक लंबी सांस ली और वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तभी इसके पास से सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे इसके करीब कोई बैठा हुआ था और तेजी से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जब इसने इसकी तरफ देखा तो इसकी चीखें निकल गई, क्योंकि वो औरत इसके साथ ही कुर्सी पर बैठी हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों से इसको घूर रही थी और इसके दांत बड़े बड़े नुकीले थे। इसके मुंह से अजीब सी गंदी गंदी लारें टपक रही थी। इसने जैसे ही अपना हाथ खादम की तरफ बढ़ाया, खादम चीखें मारते हुए स्कूल से बाहर भागने लगा। तो उसकी अजीब सी औरत ने अपने हाथ को इतना लंबा कर लिया कि खादम भागकर स्कूल के गेट से काफी दूर चला गया था। पर इस चीज ने इसकी गिरीबान को पकड़कर पीछे से पकड़कर वापस स्कूल की तरफ खींचा। लेकिन खादम ने कलमा पढ़ते हुए अपना जोर लगाया आगे। खादम की कमीज फाटकर इस औरत के हाथ में रह गई और खादम इस जगह से भागने में कामयाब हो गया। वो रात खादम ने किसी मस्जिद में गुजारी और जब अगली सुबह खादम मस्जिद से स्कूल की तरफ गया तो देखा कि स्कूल के अंदर काफी सारे मजदूर काम कर रहे थे और सर आरिफ इनके पास कुर्सी रखकर बैठे हुए थे। खादम सर आरिफ के पास पहुंचे ही था कि सर आरिफ ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, ओ अल्लाह के बंदे, तुम कहां चले गए थे और ये बनियान पहनकर क्यों घूम रहे हो? तुम्हें पता है जब मैं सुबह इधर आया था तो गेट खुला हुआ था, लाइटें जल रही थी और तुम किसी जगह नजर नहीं आ रहे थे। बस यहाँ जमीन पर तुम्हारी कमीज पड़ी मिली। इस वजह से मैं परेशान हो गया था कि कहीं तुम्हारा किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया था। फिर मैंने सोचा शायद तुम अपने किसी रिश्तेदार की तरफ चले गए होगे। इतने में ये मजदूर भी आ गए थे तो मैंने सोचा कि पहले इनको काम पर लगाकर फिर तुम्हारा पता करता हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है तुम आ गए हो। खादम ने कहा, सर जी मैं मस्जिद में चला गया था। इतने में सर ने खादम की बात पूरी होने से पहले कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ऐसा करो, गाड़ी में तुम्हारा नाश्ता पड़ा है, पहले वो किचन में ले जाकर गर्म करके खा लो, फिर कोई बात करते हैं। खादम ने जी कहा और नाश्ता करने चला गया। इतने में गुज़िश्ता रोज वाले 2 मजदूर भी आ गए जिन्होंने बाथरूम को तोड़ा था। तो सर आरिफ ने कहा, यार तुम क्या कह रहे थे?
कि तुमने बाथरूम का मलबा साथ वाली इमारत में फेंक दिया था, लेकिन वो तो अभी तक स्कूल में ही पड़ा है। वो देखो, सर आरिफ ने टूटे हुए बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो मजदूर हैरत से देखने लगे और इसके बाद एक दूसरे की शक्ल देखते हुए आपस में बोले, यार ये कैसे हो सकता है, जबकि हमने कल रात वाला सारा मलबा अपने हाथों से इस इमारत में फेंका था। सर आरिफ ने इनकी तरफ देखते हुए कहा, यार अगर तुम लोगों ने वाकई में फेंका था तो फिर ये स्कूल में कैसे पड़ा है? तो एक मजदूर ने कहा, सर जी, जब कल आपने हमसे मलबा के बारे में पूछा था, मैंने आपको कल भी बताया था कि मलबा साथ वाली इमारत में फेंक दिया है, और आपने कहा था चलो ठीक है। इतने में सर आरिफ ने कहा, यार मैंने देखा नहीं था कि मलबा कहाँ पड़ा है, और इस तरफ गौर भी नहीं किया था। वो तो मैं तुम लोगों से कहने आया था कि मलबा साथ वाले ग्राउंड में फेंकना है, पर तुम लोगों ने कहा कि तुमने पहले ही मलबे के साथ वाली इमारत में फेंक दिया, इसी वजह से मैंने ज्यादा गौर नहीं किया था। इसके बाद मैं चला गया था। मजदूर ने कहा, पता नहीं सर, फिर ये क्या चक्कर है? इतने में खादम 2 चाय के कप बनाकर सर आरिफ के पास आया और एक कप सर को देते हुए बोला, सर जी ये मजदूर सही कह रहे हैं, उन्होंने मेरे सामने सारा मलबा साथ वाली इमारत में फेंका था। सर आरिफ ने चाय पकड़ते हुए कहा, तो यार फिर वो मलबा स्कूल में वापस किसने फेंका? खादम ने कहा, सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन गुज़िश्ता रात मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारी ईंटें किसी ने जमीन पर फेंकी हुई। ये बात सुनते ही सर आरिफ ने मजदूरों को कहा, चलो ठीक है यार, आप लोग इस मलबे को उठाकर स्कूल के साथ वाले ग्राउंड में फेंक दो और इसके पैसे मैं तुम्हें अलग से दे दूंगा। इसके बाद मजदूर मलबा को ठिकाने लगाने चले गए और सर आरिफ ने खादम से पूछा, अब बताओ कल रात क्या हुआ था? खादम ने कहा, सर मैं स्कूल के गेट पर बैठकर चाय पी रहा था कि अचानक से धड़म की आवाज सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे कुछ नजर नहीं आया, और इसके बाद जब मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठा हुआ था तो एक कुर्सी जमीन पर घसीटते हुए मेरी तरफ आई। तो मैंने देखा वो बहुत ही खौफनाक शक्ल की औरत इस पर बैठी हुई थी। इसने मुझे पकड़ना चाहा पर मैं भाग गया। इसने अपने लंबे हाथ से पीछे से मेरा गिरबान पकड़ लिया और मैंने जोर लगाया तो मेरी कमीज इसके हाथ में रह गई थी। और मैंने सारी रात एक मस्जिद में गुजारी है और इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं था। सर आरिफ ने खादम से दोबारा पूछा, क्या वाकई में तुम्हारे साथ ये हुआ था? खादम ने कहा, सर जी मैं कसम खाकर कहता हूँ, वरना मैं यूं स्कूल को खुला छोड़कर नहीं जाता। सर आरिफ ने कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, ये सब जो तुमने मुझे बताया है इस बात का जिक्र तुम किसी से मत करना, वरना ये काम छोड़कर भाग जाएंगे और स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। इस वजह से मैं ये दीवार बनवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा है वो साथ वाली खंडर नुमा इमारत की वजह से हो रहा है, और एक बार दीवार बन जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर खादम बोला, जी सर आप शायद ठीक कह रहे हैं। इसके बाद सर आरिफ और खादम चाय पीने लगे। इतने में सर आरिफ की नजर एक मजदूर पर पड़ी जो किसी दूसरे मजदूर को अपनी कमर पर छुपा एक बड़ा सा पंजा दिखा रहा था। सर ने फौरन इस मजदूर को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या है तुम्हारी कमर पर, मुझे भी दिखाओ। जब सर आरिफ ने देखा तो एक बहुत ही खौफनाक बड़ा सा काले रंग का पंजा इसकी कमर पर छपा हुआ था। सर ने फौरन इससे पूछा, ये कैसे हुआ? मजदूर ने कहा, सर जी जब मैं साथ वाली इमारत में मलबा फेंक रहा था तो किसी ने पीछे से मेरी कमर पर जोर से हाथ मारा था। जब मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, और जब मैंने अपने साथियों को इस बारे में बताया तो ये लोग मुझ पर हंस रहे थे और किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचकर कपड़े बदल रहा था तो मेरी बीवी ने यह देखकर हैरान हो गई और इसने मुझे शीशे के जरिए ये निशान दिखाया था और वो मुझसे इस बारे में पूछ रही थी। पर मैंने इसको यही कहा कि दोस्तों ने मजाक में सही से मेरा कमर पर यह निशान बनाया है जो जल्दी मिट जाएगा। लेकिन सर मैं ये जानता हूं कि ये मैंने सारी रात कैसे निकाली। जब भी मैं कमर सीधी करने लगता तो दर्द के मारे मेरी जान निकल जाती। सर ने कहा, भाई ये सब देखकर और सुनकर मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें जल्द शिफा दे। इसके बाद मजदूर वापस जाकर अपने काम में मसरूफ हो गए। फिर से अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगे। खादम ने कहा, सर आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अल्लाह खैर करे। इसके बाद खादम ने कहा, सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने एक कजन को भी यहाँ ले आऊं, क्योंकि वो मेरे साथ होगा तो मुझे रात में डर नहीं लगेगा। वो भी किसी जगह पर काम करता है और रात में इसी जगह पर सोता है। मैं इससे कहूंगा कुछ रोज के लिए वो यहाँ आ जाए। सर आरिफ ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि तुम अभी जाओ और उसको बताओ ताकि वो रात में यहाँ आ जाए, क्योंकि मुझे तुम लोगों की भी इतनी फिक्र है जितनी मुझे इस स्कूल और इसके पढ़ने वाले बच्चों की है।
इसके बाद खादम स्कूल से चला गया और सर मजदूर की तरफ मतवज्जो हो गई। इतने में एक मजदूर जो इमारत वाली सतह पर दीवार बना रहा था अचानक एक बड़ी सी काली सी परछाई को देखकर रुक गया और उसकी तरफ देखते हुए इसने साथ वाले मजदूर को कहा, वो क्या है? साथ वाला मजदूर बोला, उस्ताद जी वो कुछ नहीं है, बस कोई परछाई है। और जब बाकी मजदूर इनकी बातें सुनकर इनके पास पहुंचे तो वो काली परछाई गायब हो गई। सर आरफ ने इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या है वहां? तो दीवार बनाने वाला मजदूर बोला, सर जी कोई काली सी परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी और फिर अचानक से गायब भी हो गई। सर ने कहा, छोड़ो भाई, इसको हो सकता है दरख्तों के पत्तों का साया पड़ा होगा, अब बस जल्द से जल्द दीवार को मुकम्मल करने की कोशिश करें। इसके बाद सर आरफ वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए और कुछ घंटों में दीवार काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी थी। इतने में खादम बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। इसने 2 चारपाइयां सर पे उठा रखी थी। सर आरफ ने पूछा, जी खादम क्या बना? खादम ने चारपाइयां नीचे रखते हुए कहा, सर मेरी बात हो गई है इससे और वो कुछ देर में आ जाएगा, जैसे मैं 2 चारपाइयां लेकर आया हूँ। सर आरफ ने कहा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब शाम होने लगी थी। इतने में ठेकेदार आया और काम को देखने लगा और दीवार तकरीबन पूरी तरह मुकम्मल हो गई थी और इमारत पूरी तरह से दीवार के पीछे छुप गई थी और सारे मजदूर अपना सामान समेटकर जाने लगे। आरफ सर ने फिर से ठेकेदार को कुछ पैसे दिए और वो मजदूर को लेकर चला गया। सर ने खादम से कहा, अच्छा भाई अब तुम थोड़ा आराम करो और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। खादम ने कहा, जी ठीक है सर। ये कहकर सर बाहर जा रहे थे कि सामने से एक शख्स आया और खादम ने कहा, सर ये मेरा कजन खावर है। इसके बाद खावर ने सर से सलाम लिया और सर चले गए। बड़ी देर बाद सर अरब खाना लेकर आए, इन दोनों को देकर चले गए। खादम और उसके कजन ने खाना खाया और दोनों बैठकर चाय पीने लगे। अब सूरज पूरी तरह गरूब हो चुका था और अंधेरा छा गया। खादम ने लाइटें जला दी और दोनों दोबारा बातों में मसरूफ हो गए। इतने में खावर की नजर इस दीवार पर पड़ी जो आज ही बनी थी, तो उसने देखा कि एक खौफनाक सी औरत दीवार पर बैठी हुई है और इसके पांव जो कि स्कूल के फर्श पर लग रहे थे। खावर ने फौरन से खादम को कहा, वो क्या है? खादम ने देखा तो वहां कोई नहीं था। खावर ने कहा, यार मुझे ऐसा लगा जैसे दीवार पर कोई ड्रोनी सी औरत बैठी है। खादम ने कहा, यार मुझे डराओ नहीं, क्योंकि मैं डर से बचने के लिए तो तुझे अपने साथ लेकर आया हूँ। खावर ने कहा, यार मैं डरा नहीं हूँ, वाकई में वहां कोई चीज थी। इतने में चूड़ियां खनकने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चूड़ियां खला रहा है। खादम और खावर इधर उधर देखने लगे। तभी इन दोनों को लगा कोई दरख्त पर बैठे इन दोनों को देख रहा है। तब इन दोनों ने ऊपर देखा तो एक काली सी चीज बिल्कुल इनके ऊपर वाले दरख्त पर चढ़ी हुई थी। वो दोनों जल्दी से वहां से उठ गए। फिर बहुत औरतें हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी।